Hello and welcome to Miles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 14th October 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article is about a recent order from the Supreme Court to these states and their police forces to basically stop prosecuting free speech on social media under Section 66A of the IT Act 2000. अब ये जो 66A सेक्शन है ना, दिस वाज एक्चुअली स्क्रैप्ड बैक इन द ईयर 2015 बाय द सुप्रीम कोर्ट, बट फिर भी इसके अंदर अभी भी आप कह सकते हो कि एरेस्ट वगैरह किए जाते हैं, केसेस रजिस्टर किया जाता है. दिस इज द रीजन व्हाई सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड सर्टेन स्टेट्स. Now, this can be important for prelims, for the mains GS paper to judiciary point of view, and this has been taken from the Indian Express. So, as I was saying about the recent context, the Supreme Court has ordered the states and the police forces to stop prosecuting free speech on social media under this section of the IT Act 2000. तो बेसिकली यहाँ पे देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर किया है द डायरेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस, द होम सेक्रेटरीज एंड द अदर स्टेट अथॉरिटीज, ठीक है, ताकि अंडर दिस सेक्शन 66A के अंदर प्रोसिक्यूशन बंद किया जाए, ठीक है. एंड ऑल्सो द कोर्ट हैज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट दिस डायरेक्शन वुड अप्लाई ओनली टू अ चार्ज अंडर 66A. तो बस इसी सेक्शन के अंदर में ये एप्लीकेबल होगा, बाकी अगर कुछ अदर ऑफेंसेस है तो उसमें लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होगा. ऑलराइट, दिस पर्टिकुलर ऑर्डर वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन द अदर केसेस. तो लेट्स लुक एट दिस सेक्शन की ये जो आईटी एक्ट का जो सेक्शन था एक्चुअली, बिकॉज इसे स्क्रैप कर दिया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट, टर्मिंग दैट इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर. तो इसके बारे में चलिए देख लेते हैं. सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट ऑफ 2000 मेड इट अ पनिशेबल ऑफेंस फॉर एनी पर्सन टू सेंड ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन यूजिंग अ कंप्यूटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है. तो मान लीजिए कि कोई अगर इंडिविजुअली सेंडिंग सम ऑफेंसिव मैसेजेस या मान लीजिए कि ईमेल वगैरह सेंड कर रहे हैं यूजिंग अ कंप्यूटर, तो उस केस में द केसेस विल बी रजिस्टर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर section of the IT Act. The provision has also made it a punishable offense for a person to send information that they believe to be false. अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन को ऑलरेडी पता है कि the information is false, then that should not be forwarded to anyone else, ठीक है. उसके बाद the section had prescribed 3 years of imprisonment if a social media message caused annoyance and was found grossly offensive. अब ये जो term है annoyance, now this term was यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था that this particular term is quite, you can say, quite ambiguous in nature, and because of its ambiguity the police forces, या आप कह सकते हो कि certain political parties, basically the ruling political parties, they were often seen to misuse this particular act या this section because of this term annoyance, ठीक है, because it was not properly defined. And even sending emails for causing annoyance, inconvenience, or to deceive or mislead the recipient about the origin of the message was punishable under this section. So these were the provisions of this particular section of the IT Act. But currently, as I told you, in the 2015 year, the Supreme Court had termed it as unconstitutional और इसे खारिज कर दिया गया था, इसे स्क्रैप कर दिया गया था. अब ये जो स्क्रैपिंग है, स्क्रैपिंग ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन वाज हैड एक्चुअली बीन डन अंडर द बेसिस, और यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर केस, ठीक है. तो ये सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, उस केस के बारे में हम आगे देखेंगे. द कोर्ट स्ट्रक डाउन द प्रोविजन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अ वायलेशन ऑफ फ्री स्पीच. इन 2015 में इसे स्क्रैप कर दिया गया था इन दी श्रेया सिंघल केस, ठीक है. तो ये श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बारे में हम आगे बात करेंगे. दिस सेक्शन रिलेटिंग टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन ऑनलाइन स्पीच वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(a). अब ये जो आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए है, दिस यू शुड नो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट व्हिच गारंटीज व्हाट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है. तो दिस वाज सेड टू वायलेट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. So it held that the online intermediaries would only be obligated to take down content on receiving an order from a court or government authority, ठीक है. अगर मान लीजिए कोई भी ऑनलाइन इंटरमीडिएरी है लाइक द सोशल मीडिया वगैरह, नाउ दे वुड बी रिक्वायर्ड टू टेक डाउन सच पोस्ट, या मान लीजिए कुछ भी ऐसा अगर इमेज वगैरह है उसे टेक डाउन करना होगा ओनली ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और द गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है. तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सा केस था, इस क्या केस के बेसिस पर इसे स्क्रैप कर दिया गया था, ठीक है, बिकॉज दिस इज बिलीव टू बी वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो ये जो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, तो इस केस दिस वाज इनिशियली स्पार्क्ड बाय द ऑनलाइन फेसबुक स्टेटस अपडेट ऑफ 2 टीनेज गर्ल, ठीक है. तो क्या हुआ था देखिए, इन द केस ऑफ मुंबई में, ठीक है, महाराष्ट्र में क्या हुआ था, अ पॉलिटिशियन दैट डाइड, ठीक है. तो पॉलिटिशियन के डेथ के बाद यहाँ पे क्या हो गया था, बिकॉज ऑफ द फ्यूनरल, बिकॉज ऑफ द वेरियस सेरेमनीज, द रोड्स एंड द ट्रैफिक वर ब्लॉक्ड, ठीक है, जो उनको पसंद नहीं आया. और उसी के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया था, ये जो टीनेज गर्ल्स है, नाउ दे हैड मेड अ पोस्ट. एक ने यहाँ पे पोस्ट किया था एंड द अदर गर्ल एक्चुअली लाइक्ड इट.
बस यही कारण की वजह से उनको अरेस्ट कर दिया गया था, ठीक है। सो आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विसेज इन द सिटी ऑफ मुंबई वर शट डाउन इन प्रिपरेशन फॉर द फ्यूनरल ऑफ अ राइट विंग पॉलिटिकल लीडर, ठीक है। तो उनका डेथ की वजह से द कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इन द सिटी वर स्टॉप्ड, ठीक है। तो इसी कारण से अ टीनेज गर्ल पोस्टेड अ स्टेटमेंट ऑन फेसबुक क्रिटिसाइजिंग द सिटीज डिसीजन. Now, in response to the complaint filed under Section 66A of the IT Act of 2000, Mumbai police arrested the girl. उनको तो अरेस्ट किया जिन्होंने पोस्ट किया था, प्लस उनका जो फ्रेंड है जिन्होंने लाइक किया था उनको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। नाउ ये जो अरेस्ट है, नाउ दिस अरेस्ट ड्रॉन द अटेंशन ऑफ 21-year-old इंडियन लॉ स्टूडेंट श्रेया सिंघल, ठीक है। अब ये जो टीनेज गर्ल है, नाउ दो श्रेया सिंघल वाज नन ऑफ देम. श्रेया सिंघल वाज बेसिकली अ 21-year-old इंडियन लॉ स्टूडेंट. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक यहाँ पे PIL फाइल किया था, who felt that the law violated the right to freedom या to free speech provided by the Indian Constitution. ठीक है. Now this was the reason why she felt that she should basically interfere in this case, और उन्होंने खुद यहाँ पे PIL फाइल किया था. ठीक है. तो बेसिकली ये जो श्रेया सिंघल है, that is a 21-year-old Indian lawyer. Now उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया. तो बेसिकली PIL का मीनिंग है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, which in India allows any individual to approach an Indian court with an issue of public interest. ठीक है. तो सिंघल, that is श्रेया सिंघल जो है, उन्होंने फाइल किया filed a petition with India Supreme Court calling for the repeal of the section 66A of the IT Act. According to Singhal, उन्होंने बताया था कि जो सेक्शन है, now this has been often misused to censor innocent speech. ठीक है, because the term annoyance या जो यहाँ पे जितना provisions है, now they were quite vague in nature, they were ambiguous, you can say. This was the reason why it was often seen to misuse to censor innocent speech. And 3 years later, Supreme Court finally in the year 2015 affirmed the value of free speech and expression by agreeing with the petitioner. Petitioner in this case is Singhal, and finally observing that 66A was unconstitutional in nature. Okay, so this was the background of this entire case. जिसके basis पर, जिसके according, finally this particular section 66A of the IT Act was finally termed unconstitutional and it was scrapped by the Supreme Court. Now let's look at the issues that the Supreme Court finally found it valid regarding this section. तो पहला पे बताया गया था कि it was based on undefined action. ठीक है. अब ये जो section 66A है, now this was actually this had certain kind of undefined actions. For example, causing inconvenience, then annoyance मैंने आपको बताया था, danger, obstruction and insult. तो ये जो सारा actions है, now these are very undefined in nature. They were quite vague in nature in the eye of the Supreme Court. क्योंकि they do not fall under the exception granted under Article 19. अब देखिए जितना भी सारा fundamental rights, ना fundamental rights are not absolute in nature. It doesn't approve you to do anything that you wish. There are certain restrictions as well. लेकिन ये जो सारे एक्शन है, inconvenience, danger, now they do not come under the exception that are granted under Article 19. ठीक है. And उसके बाद बताया गया है अबाउट दी नो प्रोसीजरल सेफगार्ड के बारे में. ठीक है. तो देखिए नॉर्मली यहाँ पे कुछ भी एक्ट अगर मान लीजिए इफ द अथॉरिटीज वांट टू इनिशिएट सर्टेन एक्ट, देन दे शुड टेक द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. गवर्नमेंट बेसिकली उनका परमिशन लिया जाता है. ठीक है. लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे, देयर वाज नो नीड टू ऑब्टेन द कंकरेंस ऑफ द सेंटर बिफोर एक्शन. ठीक है. नाउ दिस वाज द रीजन व्हाई, या इसी बेसिस पर जितना भी सारा लोकल अथॉरिटीज है, मान लीजिए पुलिस है या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है, नाउ दे कुड प्रोसीड ऑटोनोमसली. अगर मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई पॉलिटिकल मास्टर है विच इज इन द रूलिंग साइड, तो उनके अगेंस्ट अगर कोई भी कुछ पोस्ट करता है, तो यहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज है, नाउ दे डू नॉट नीड टू सिक्योर परमिशन ऑफ एनी अथॉरिटी. वो लोग खुद ही यहाँ पे ऑन द ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल मास्टर्स दे कैन इनिशिएट द एक्शन. ठीक है. उसके बाद बताया गया है अबाउट द फंडामेंटल राइट के बारे में, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट आर्टिकल 19 1 सब क्लॉज ए, इट गारंटीज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो इसके अगेंस्ट था. एंड ऑल्सो इट वाज सेड दैट इट वाज अगेंस्ट द राइट टू लाइफ. ठीक है. दैट इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद राइट टू नो इज द स्पीसीज ऑफ द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल 19(1)(a) of the Constitution of India. So these were seen as the issues which were prevalent in the case of this particular section of the IT Act 2000, और इसी वजह से इसे स्क्रैप कर दिया गया है. लेकिन करंट जो कंटेक्स्ट है ये इसीलिए है, ये जो न्यूज में है अभी इसीलिए आया है, बिकॉज सर्टेन एक्शंस हैव बीन टेकन. अभी भी कि आप देखोगे, यू विल कम टू नो अबाउट सर्टेन स्टेट्स, अबाउट सर्टेन गवर्नमेंट जो क्या करते हैं इस केस के अकॉर्डिंग, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो अभी भी बेसिकली केसेस रजिस्टर करते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने जितना भी DGPs है, होम सेक्रेटरीज है, उनको ऑर्डर किया है कि इस तरीके से किसी को प्रोसिक्यूट ना करे.
The next article is about the sloth bear. They recently the sloth bear day was celebrated on October 12, 2022. But this is important because ये पहली बार इसे celebrate किया गया है. ठीक है. अब आगे से आप देखोगे every year it will be observed annually on October 12, 2022. Now you should know that this sloth bear जो है it is endemic to Indian subcontinent. Endemic का meaning है that it is found or it is a native of the Indian region. For example, India, Nepal and Sri Lanka. And 90% जो है वो बस इंडिया में ही पाया जाता है. ठीक है. तो इसी के बारे में हम बात करेंगे नाउ क्योंकि इसे आगे भी इसे ऑब्जर्व किया जाएगा इन द फ्यूचर. तो बेसिकली ऑन दिस पर्टिकुलर डे वेरियस मेजर्स विल बी टेकन रिगार्डिंग द कंजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लॉथ बेयर. So as I was saying, this was the first time when the World Sloth Bear Day was observed on October 12, 2022, and this was done in order to generate awareness and strengthen the conservation efforts around the unique bear species which is endemic to the Indian subcontinent. Endemic, as I told you, इसका meaning है native and restricted to a certain place. That is, this particular world जो ये sloth bear है, this is restricted or native to the Indian subcontinent. That is India, Nepal. ठीक है. और 90% जो है वो इंडिया में ही पाया जाता है. So this was proposed. अब ये जो डे को सेलिब्रेट किया गया. Now this was actually under the initiative और आप कह सकते हो कि under the request made by Wildlife SOS India. Now this particular organization has made number of attempts or you can say number of initiatives in order to conserve and protect this particular sloth bear for over 2 decades. ठीक है. और इसी के जो कंजर्वेशन एफर्ट्स है नाउ दिस हैज बीन एक्नॉलेज फाइनली बाय द IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन SSC एंड फाइनली दे हैव एक्सेप्टेड एंड डिक्लेयर्ड द डे टू बी द वर्ल्ड दैट वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड. तो अभी के बाद अभी से आप देखोगे कि फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ये हमेशा से ये लाइक एवरी ईयर इट विल बी ऑब्जर्व और इसी दिन में बेसिकली बहुत सारे आप कह सकते हो कि एक्टिविटीज वगैरह लिया जाएगा इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दिस एंड सॉरी अबाउट the conservation and the protection of this particular sloth bear. ठीक है. अभी जो sloth bear है अब you should know कि it has been classified as vulnerable. ठीक है. ये जो IUCN है IUCN का एक रेड लिस्ट है तो जिसमें ये जो sloth bear है now this particular sloth bear has been termed as vulnerable and the sloth bears are endemic to the Indian subcontinent. I told you कि 90% जो है बस इंडिया में ही पाया जाता है. So let's learn about this sloth bear. अब ये जो sloth bear है, it is one of the 8 bear species. There are total 8 bear species. That is one of them, and it primarily eat termites and ants. And unlike other bear species, they routinely carry their cubs on their back. ठीक है. तो ये जो sloth bear है, it routinely carries their cubs on their back, and they are also very fond of honey. Hence, the alternative name is honey bear. ठीक है. उनको honey bear भी कहा जाता है, and they do not hibernate. All right, and they're agile and considered one of the most formidable wild animals, and they're also known as the least researched bear species. अब इनका जो scientific name है कभी आपको पुलिस में पूछा जा सकता है, it is known as the Malurus ursinus. All right, and habitat as I told you कि ये normally पाया जाता है in the Indian subcontinent. That is, आप देखोगे कि Indian subcontinent जैसे Nepal, India and some other regions of Sri Lanka as well. About 90% of the global sloth bear population is found in India only. ठीक है. And under the IUCN red list कभी आपको पूछेगा इसका status के बारे में, it is vulnerable. And under the Wildlife Protection Act of 1972 it has been termed as Schedule 1 में ये पाया जाता है. And under the CITES, that is Convention on International Trade in Endangered Species में it is found in Appendix 1. Now there are certain threats which are faced by this sloth bear. Let's look at the threats. The first one is by an ethnic group which is known as Kalandar. Now this is a Muslim ethnic group which is found in India and Pakistan, which they basically like perform a ceremony which is known as the dancing bear. अभी जो dancing bear है यहाँ पे they capture the sloth bear. ठीक है. And they are tortured to make them dance. और उससे basically they make money out of it. And also according to several reports, their population has dropped by 40 to 50% over the last 3 decades. तो 30 साल में उनका जो population है वो काफ़ी कम हो चुका है. और ये basically हुआ है because of the growing population of India, because of the habitat loss, because of the habitat fragmentation and poaching, ठीक है, by the human activities and increasing human bear conflict. So about the sloth bear, there are certain informations about this particular bear. आप यहाँ पे देख सकते हो. This can be important from the police perspective. And सबसे important यहाँ पे the IUCN status, that is, it is vulnerable in nature. इसी टॉपिक के बेसिस पर the police practice question, please answer in the comment section. The next article is about railways to bid for 16 stations through PPP model. So through this article we'll learn about this PPP model, that is the private public partnership model. तो इसके बारे में हम बात करेंगे. That this can be important for GS paper 2 government policies and GS paper 3 Indian economy point of view. ठीक है.
So the current context, the recent news says that the railway ministry is planning to bid out 16 stations under the PPP model. अभी तक किया नहीं है, this is only a plan. So अब ये जो planning है, this is mostly implemented in Anand Vihar station, then Thane station, ठीक है, then Dadar, Kalyan, Andheri, which are based in Maharashtra. So these are the stations which are in the list. और भी बहुत सारे लिस्ट यहाँ पे स्टेशन इस लिस्ट में आ सकते हैं जो कि डेवलप किया जाएगा अंडर द पीपीपी मॉडल, दैट इज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. नाउ दिस इज बेसिकली अ पार्टनरशिप बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग अ प्रोजेक्ट और अ सर्विस ट्रेडिशनली प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर. तो इनिशियली जो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर रहे थे उसी को अभी एक थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक मॉडल में इसे डेवलप किया जाएगा. ठीक है, अब ये जो मॉडल है या जो पार्टनरशिप है, basically a funding model for public infrastructure projects and initiatives such as मान लीजिए for example a new communication system. ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो about the public transportation system, airport, power plant and in this case railway station. ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, the railway stations will be upgraded to ensure improved basic facilities and accessibility for passengers. Now this is in addition to the 1, 2, 5 railway stations which have already been identified for development under the other station scheme. हम ये other station scheme के बारे में भी आगे बात करेंगे. So about this PPP model, तो देखिए, you should note the arrangement between the government and the private sector for the provision of public assets and or public services. ठीक है, तो कुछ भी सर्विस या एसेट को डेवलप करने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कभी कभी गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट टाइज अप विद द प्राइवेट सेक्टर मोस्टली फॉर द फंडिंग पार्ट. ठीक है, तो the PPP model, it allows large scale government projects such as roads, bridges or hospital to be completed with private funding. तो कभी कभी देखिए गवर्नमेंट, you should know कि गवर्नमेंट has to bear a whole lot of expenses in order to run the administration. तो समटाइम्स दे फॉल शॉर्ट ऑफ मनी और फंड, तो कभी कभी उनको क्या करना पड़ता है, फ्रॉम फॉरेन बैंक उनको बेसिकली उनको लैंड करना पड़ता है, उनको बोरो करना पड़ता है. ठीक है, अब इस केस में क्या हो जाता है, हमेशा इट इज नॉट फिजिबल टू बोरो मनी फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज. तो इसीलिए कभी कभी दे टाई अप और दे कोलैबोरेट विद द प्राइवेट फर्म्स फॉर देयर फंडिंग. So in this type of partnership, the investments are undertaken by the private sector entity for a specified period of time. As PPP involves full retention of responsibility by the government for providing the services, it doesn't amount to privatization. तो privatization में देखिए क्या होता है, जो गवर्नमेंट यूनिट है उसे बेच दिया जाता है. ठीक है, तो प्राइवेट एंटिटी, लेकिन यहाँ पे बेचा नहीं जाता है. इसे डेवलप करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, कभी प्राइवेट फर्म्स के साथ दे मेक अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट. ठीक है, एंड दिस इज मोस्टली लिमिटेड फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन. ठीक है, दिस इज नॉट equal to privatization. The private entity is chosen on the basis of open competitive bidding. तो यहाँ पे bidding किया जाता है, जितने भी interested parties है they participate in the bidding, और जिनका bidding सही रहता है उस हिसाब से उनको जो contract है उनको दिया जाता है. And they also, यहाँ पे जो प्राइवेट पार्टीज है, they also receive performance linked payments, और you can say जो भी सारा पेमेंट उनको मिलेगा, the payment will be based on their performance or their activities whatever they do. And the PPP route can be an alternative in developing countries where the government face various constraints on borrowing money from for important projects. So as I told you, the government, the state government or the central government, sometimes they face challenges or constraints in order to borrow money. In that case, the private entities they help. For example, आपको पता होगा बहुत सारे अभी एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशंस है जो which are been developed or which have been maintained by companies like आप देखोगे by companies like Adani. है कि नहीं. तो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ इट. देयर आर नंबर ऑफ मॉडल्स जो हम आगे देखेंगे. एंड इट कैन आल्सो गिव रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज इन प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग लार्ज प्रोजेक्ट. तो लार्ज प्रोजेक्ट का तो बात हो गया फंडिंग के बारे में. एंड एक्सपर्टीज इसीलिए बिकॉज प्राइवेट कंपनीज के पास क्या रहता है, उनके पास बिकॉज फंडिंग रहता है, सो दे आर मोस्टली कंसिस्टिंग ऑफ गुड टेक्नोलॉजी, ऑफ साउंड, आप कह सकते हो कि ऑफ इनोवेशन. तो इसीलिए वो सब इनोवेशन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी एप्लीकेबल हो जाता है थ्रू द पीपीपी मॉडल. सो देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस दैट आर एसोसिएटेड विद द पीपीपी मॉडल. लेट्स लुक एट द बेनिफिट्स फर्स्ट. तो बेनिफिट्स यहाँ पे बताया गया है, इट कैन ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड मॉडर्न एंड क्लीन टेक्नोलॉजी. तो अगर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आता है तो ऑब्वियसली इट विल बी हेल्पफुल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट दैट विल बी कैरिड बाय द गवर्नमेंट. द पीपीपी रेलवे प्रोजेक्ट प्रोवाइड फॉर शेड यूज ऑफ रेलवे ट्रैक. तो जो रेलवे ट्रैक होगा तो इसे बेसिकली हम शेड बेसिस पर हम यूज कर पाएंगे, तो विच विल ऑल्सो हेल्प द रेलवे मिनिस्ट्री टू इंक्रीज द रेवेन्यू. ठीक है, तो यहाँ पे they will also be able to generate revenue on the shared basis. And further it could lead to increased competition and modernization of railway infrastructure. तो अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर improve होता है, modern होता है, then definitely यहाँ पे competition और आगे बढ़ेगा, and there can be also certain kind of indexes and rankings that can be brought about.
अबाउट द चैलेंजेस आप देखोगे कि इट हैज बीन स्टक इन इश्यूज सच एज डिस्प्यूट्स। अब देखिए बहुत सारा जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स है ना, वो बीच में जाके वो रुक जाता है। अब बीच में इसीलिए रुकता है बिकॉज ऑफन जो प्राइवेट पार्टीज है उनके साथ गवर्नमेंट का बन जाता है डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट्स इन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कभी जो प्राइवेट पार्टीज है उनके पास ही पैसा नहीं रहता है, एंड द रेगुलेटरी हर्डल्स रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ लैंड। तो अगर मान लीजिए कि इफ यू वांट टू सेट अप अ रेलवे स्टेशन और इफ यू वांट टू ले द रेलवे ट्रैक्स, तो लैंड एक्विजिशन में बहुत इश्यू रहता है बिकॉज इन सर्टेन रीजन्स, आपको पता ही होगा, मोस्टली इन द रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया, तो इसमें लोग जनरली लैंड दे नॉट allow the parties or the companies to build anything in their land. So this becomes a hurdle in this aspect. Indian government has a poor record in regulating PPPs in practice as there are delays in land acquisition. So I have already told you about the land acquisition. Then for the loans for infrastructure projects that are believed to comprise a large share of the NPA. तो मान लीजिए कि कोई भी PPP मॉडल को डेवलप करने के लिए यहाँ पे जो प्राइवेट पार्टीज लोन लेता है, तो लोन वो ऑफन इट इज सीन कि दे आर नॉट एबल टू repay the loan. And in this case, the loan, it turns out to be an NPA for the bank, which is not a healthy factor for the Indian economy. NPA का meaning है non-performing asset. And in many sectors, PPP projects have turned into conduits of crony capitalism. Conduit का meaning है pipe और crony capitalism, because देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक part, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट का इफ वी अलाउ टू दी प्राइवेट पार्टी, तो हो सकता है इट कैन बी अ साइन ऑफ फ्यूचर प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, कैपिटलिज्म का एस्पेक्ट क्या है? इट इज प्राइवेटाइजेशन। तो हो सकता है कि बाद में हम जाके जो भी स्टेशंस है या एयरपोर्ट्स है, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर मे बी ऑल्सो सर्टेन प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट of disincentivizing or basically selling it off to the private companies, which is a form of or an aspect of capitalism. And many PPP projects in infrastructure sector are done by politically connected firms. आपको पता ही होगा जितना भी सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो किसको मिलेगा? इधर वो जो पॉलिटिशियंस है उनका जो रिलेटिव है, तो रिलेटिव या मोस्टली द कॉन्ट्रैक्ट्स आर लिमिटेड टू द फैमिलीज ओनली। तो बाहर जो लोग हैं हु आर एस्पायरेंट और यू कैन से हु आर दी जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, तो उनको बहुत कम काम मिलता है। तो देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, देयर इज अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन दिस पीपीपी मॉडल्स। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम टाइप्स ऑफ द पीपीपी मॉडल। तो पीपीपी मॉडल देखिए ऐसा है कि इट हैज़ बीन ऑफन आस्क्ड इन इंडियन इकोनॉमी, जीएस पेपर 3 में ऑफन इट इज आस्क्ड। तो थोड़ा इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो दिस बीओटी यहाँ पे पहला बताया गया अबाउट दी बीओटी मॉडल, दैट इज द बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, जहाँ पे द प्राइवेट पार्टनर जो है, द प्राइवेट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड, एंड वंस दिस कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड इज ओवर द प्रोजेक्ट विल बी ट्रांसफर्ड बैक टू द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, द प्राइवेट सेक्टर इन दिस केस दे हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग द फाइनेंस फॉर द प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन इट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो NHAI। तो NHAI के केस में जो हाईवेज वगैरह बनता है, तो अगर मान लीजिए कि पैच ऑफ द हाईवे हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय अ प्राइवेट पार्टी, तो उनको यहाँ पे राइट दिया जाता है टू कलेक्ट टोल्स एज वेल। ठीक है, उसके बाद आता है द बिल्ड ओन ऑपरेट। तो इन दिस मॉडल द ओनरशिप ऑफ द न्यूली बिल्ड फैसिलिटी विल रेस्ट विद द प्राइवेट पार्टी। ठीक है, जो ओनरशिप है वो प्राइवेट पार्टी के पास ही रहता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट से जो भी सारा गुड्स एंड सर्विसेज आता है, नाउ गवर्नमेंट एक यहाँ पे एग्रीमेंट के थ्रू वो सारा गुड्स एंड सर्विसेज को बेसिकली वो परचेज करते हैं। And then a hybrid model of both this model, ठीक है, there is BOT and BOO, it combines to form the BOOT, that is build own operate transfer. In this variant of BOT, after negotiated period of time, ठीक है, अब ये जब टाइम खत्म हो जाता है इस पीरियड के बाद, it is either transferred to the government, ठीक है, either ये पब्लिक सेक्टर के पास चला जाएगा, नहीं तो ये प्राइवेट सेक्टर के पास ये it goes back। ठीक है, and this BOOT model is used for the development of highways and ports. So here you can see some other types and variants of the PPP model. I want you to go through it once and the important points have been mentioned here. तो अगर आप देख लोगे ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि in the case of BOLT, ठीक है, BOLT is again a variant of the BOT only, जहाँ पे the government gives a concession to the private entity, तो यहाँ पे सब्सिडी दिया जाता है प्राइवेट पार्टी को तो build a facility, उसके बाद तो own it as well and also lease the facility। तो उनको बेसिकली जो फैसिलिटी है उनको लीज आउट किया जाता है for a period of time, मान लीजिए for 99 years, तो उसके बाद the facility or the project it comes back to the government। ठीक है, and then about this EPC मॉडल आप देख लीजिएगा कि ये जो EPC है, there is engineering, procurement and construction. So this procurement and construction, ये सारा जो expenses and all this will be undertaken by the government। ठीक है, the government इसमें क्या करता है, the entire cost is borne by the government only। बस प्राइवेट यहाँ पे क्या करता है, जो engineering expertise है ना, जो यहाँ पे engineering knowledge है, now this is taken from the private players। So under this EPC model, the private sector's participation is minimal है and is limited to the
be provision of engineering expertise only. A difficulty of the model is that financial is the high financial burden of the government. तो इस केस में क्या हो जाता है, जो गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा रहता है, because only engineering expertise has been taken from the private parties. Now about this others station scheme, it can be asked in the prelims. तो ये others station scheme में यहाँ पे certain suburban stations have been identified and recognized by the government, which will be, you can say, they will be upgraded, ठीक है, under this others scheme. So this was introduced in the year 2009. The selection of the railway stations under this scheme is based on the identified need for upgradation of amenities. तो कितना यहाँ पे जरूरत है उसके बेसिस पर अपग्रेड किया जाएगा स्टेशंस को, ठीक है. तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट ऑफ फेसिड ऑफ दिस जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को इंप्रूव किया जाएगा. Then duly streamlining traffic flow, improvement of platform surface, ठीक है. उसके बाद about the improvement of the toilet facilities, ठीक है, जो waiting halls है, retiring rooms है. तो इस केस में क्या होता है, जो मॉडल्स या जो भी stations है, suburban stations, not all but some of them have been identified, and उस केस में upgrade किया जाएगा. And this upgradation process जो है, this will be done by the private parties, but this will be monitored by the Indian government and the Indian Railways. तो इस PPP मॉडल के बेसिस पर is a mains practice question. If you have understood the topic that I have discussed with you, kindly attempt to write this answer. The next article is about Namdapha National Park of Arunachal Pradesh, जहाँ पे the Changlang District Administration has declared cultivation of large cardamom in Namdapha National Park as illegal. So this can be important for GS paper 3 biodiversity point of view. It has been taken from the Arunachal Times. तो देखिए बड़ा सरल सा न्यूज़ है, यहाँ पे बताया गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज डीसी है, तो उन्होंने बताया है कि कल्टीवेशन ऑफ लार्ज कैडामॉन, तो ये नामदफा में इलीगल है. तो नामदफा में इट इज नॉट अलाउड टू कल्टीवेट लार्ज कैडामॉन. तो इन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डीसी सनी के सिंह, हु इज द डीसी ऑफ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग हिज रिसेंट विजिट टू Gandhigram and Vijayanagar, he observed illegal cultivation of large cardamom in the core area of the Namdapha National Park and the Tiger Reserve, and this is the reason why उन्होंने ये बताया है कि this should be stopped. And this illegal cultivation, अब देखिए क्या क्या यहाँ पे like negative impact पड़ सकता है इसका. Now this will disturb the overall biodiversity at the expense of monoculture, ठीक है. तो monoculture अगर आप practice करते हो, this is going to disturb the overall biodiversity of the park, and it will also jeopardize, that it will worsen the overall health of the ecosystem of the park. Okay, and considering the possibility of large cardamom seedlings introducing some pathogens, thus affecting the flora and fauna. तो अगर यहाँ पे if it introduces pathogens as well, then this will lead to a negative impact on the flora and fauna of this particular Namdapha National Park. And unregulated transportation of large cardamom may result in smuggling of derivatives of the potential plant and animal species of the world. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे transport भी allow करते हैं, then this may lead to a negative impact on the plants and animals as well. Okay, now they will get vulnerable to the outside world. Now this is the reason why this cardamom cultivation has been termed illegal by the district administration of Changlang. The next article is about a festival called Chendang Festival of Arunachal Pradesh. So this is celebrated in West Kameng district recently. तो इसी के बारे में हम बात करेंगे. It can be asked in the prelims regarding the community and the tribe, and from the mains perspective it can be important from GS paper 1 that has been taken from the Arunachal Times. तो दिस चेंदंग फेस्टिवल ऑफ द सजोलंग कम्युनिटी, ठीक है, तो ये जो सजोलंग कम्युनिटी है, दे ऑब्जर्व दिस चेंदंग फेस्टिवल एंड दिस वाज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट. Okay, and welcoming the participants to engineer Aju Khonjuju, okay, who is also the president of the Bhalukpong Circle Sajolang Welfare Society. तो ये जो Sajolang Welfare Society है, उनका engineer या उनका president, he was present there, who lauded the people who came to take part in the festivity. अब ये जो celebration है, this was it also featured a number of programs, for example dances था, and which the activities basically showcase the rich cultural heritage of the Sajolang tribe. तो ये Sajolang tribe याद रख लीजिएगा, this is important for this Chindang festival, and all the tribes there is जो भी यहाँ पे West Kameng में रहते हैं, for example Nishi, then Shedukpen, Aka, Monpa, Patani and Miji residing in West Kameng district. Now they also took part in this particular event, that is Chindang festival. इस topic के basis पर practice practice question, kindly answer in the comment section. Let's move on to the questions that we had asked in the previous video. So the answers for the given questions are: the first question was about India's first solar powered village. It is Modhera in the Mehsana district of Gujarat, and about the Rumtek monastery. It is located in the Indian state of Sikkim, और ये गैंगटॉक के पास में ही पाया जाता है. And then which of the following district Arunachal Pradesh का जो 3F oil palm है, now this has been established and this has been proposed, या आप कह सकते हो this has been outlaid in the district of Lower Dibang Valley.
So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining in. We'll meet the next one. Bye bye and take care.